हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री, जिसमें हम एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करेंगे और साथ ही सीजी बोर्ड और सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 के टाइटल को देख के समझ आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीन्स ये केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है जिसमें यूज होने वाले टर्म्स टॉपिक आगे के चैप्टर के लिए बेस क्रिएट करेंगे। तो हमको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से फोकस करना है। अगर ये चैप्टर क्लियर है तो बहुत सारे चैप्टर के बेस अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मतलब पूरे केमिस्ट्री का जो बेस है वो यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर पेन कॉपी निकाल करके बैठ जाइए, पॉसिबल हो तो ईयरफोन लगा लीजिए जिससे आपका फोकस अच्छी तरीके से बना रहे। आप नोट तभी कीजिएगा जब मैं नोट करने के लिए बोलूं, अदरवाइज आपका अटेंशन सिर्फ समझने पे होना चाहिए। आपको इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे जिससे आपको नोट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर समझना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट का टाइटल है। तो केमिस्ट्री को समझना जरूरी है कि व्हाट इज केमिस्ट्री एंड अंडर दिस सब्जेक्ट व्हाट वी विल स्टडी। तो केमिस्ट्री क्या है, फर्स्ट टॉपिक हम समझते हैं केमिस्ट्री। To understand chemistry, we need to go back on past, that means previous classes। थोड़ा सा हमको अपने प्रीवियस क्लास में जाने की जरूरत है। क्लास 9, क्लास 10 इन क्लास में हमने साइंस पढ़ा हुआ है और साइंस के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, सेकंड पढ़ा था फिजिक्स और थर्ड पढ़ा था बायोलॉजी। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था साइंस। इसका मतलब केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक पार्ट है जिसके अंदर हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, याद है? ठीक है, तो वहीं से डेफिनेशन तैयार करते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। क्लियर है? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस डेफिनेशन के थोड़ी सी गहराई में चलना है हमको कि एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहा है, इसके अंदर होने क्या वाला है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट दी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। कंपोजिशन का मतलब उसके कंपोनेंट कैसे होंगे, जब उसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसके कंपोनेंट ज्वाइन होंगे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि मैटर जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका कलर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज के अंदर में। ठीक है, इंटरेक्शन में क्या देखेंगे कि वो आपस में किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन के अंदर भी। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में। तो यहां से हमारा अगला टॉपिक तैयार होता है मैटर, क्योंकि मैटर ही वो टॉपिक है जिसकी इन सभी चीजों को हम स्टडी करने वाला है। तो मैटर हमारे लिए एक छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन पूरा यूनिवर्स एक्चुअल में क्या है, मैटर से ही भरा हुआ है। तो मैटर को हम पहले समझते हैं। अगर मैटर को फिजिकल वे में समझना चाहें, एक नॉर्मल वे में समझना चाहें, तो ये जो मार्कर मैं रखा हूं ये क्या है, मैटर है। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, मैटर है। हम क्या है, मैटर है। हर वो चीज जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाते हैं, वो क्या है, मैटर है। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अपने आई से देख पाना, ईयर से सुन पाना, फिर अपने नोज से फील कर पाना, अपने टंग से फील कर पाना या अपने स्किन से टच करके फील कर पाना। ये सारे किसी भी सेंस ऑर्गन से अगर हम फील कर पा रहे हैं, उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। देखो इसको हम फील कर पा रहे हैं ना, टच कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, तो ये क्या है, मैटर है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, मैटर। सो मैटर इज व्हाट, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज mass, that occupy space, space means that has volume, and
that can be felt by or sense organ. क्लियर है? हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर पाते हैं, क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। इस मैटर को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉडली 2 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल वे और सेकंड केमिकल वे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। So we can classify this matter in 2 ways. First, physical classification and second one is chemical classification. तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इरेज करने के बाद देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। So in physical way we can classify this matter in 3 types. First one is solid, second one is liquid and third one is gas. So we have 3 types of physical classification. First one is solid, second one is liquid, third one is gas. एक्चुअल में इस टॉपिक को हम स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर के 3 स्टेट को डिफाइन करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों ही फॉर्म की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। एक छोटा सा बात, अगर हम किसी भी मैटर की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या मैटर का सबसे छोटा फॉर्म क्या कहलाता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर ये मार्कर है, ये एक मैटर है, इसको मैं अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जिससे ये मिलकर बना है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो। ये डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी पे, वो किस स्टेट में स्टेबल रह पाता है। ठीक है, तो यहां पे हमको केयर क्या करना है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जिसके बार बार रिपीटेशन से वो बना होता है क्या कहलाता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड मैटर का वो फॉर्म होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेयर पार्टिकल्स, हम सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। वेयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। Where particles are very close to each other. Why particles are very close? Because force of attraction, short में लिख रहा हूं FOA, because force of attraction between particles are very strong or you can say very high. क्लियर है? सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है एंड दैट्स व्हाई देयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। और इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एंड ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड बिकम रिजिड नेचर। और इसी
मोमेंट लेस होने की वजह से सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है। तो यहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है व्हाई सॉलिड आर रिजिड। क्लियर है? तो सॉलिड रिजिड क्या होता है, क्यों होता है? सॉलिड रिजिड इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते। क्लियर है? नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से इसका शेप, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से सॉलिड का शेप क्या होगा, सॉलिड का शेप फिक्स होता है और यू कैन से डेफिनिट होता है। एंड वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है और यू कैन से डेफिनिट होता है। क्लियर है? तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। क्या क्या समझा? सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। व्हाई वेरी क्लोज टू ईच अदर? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी हाई and due to this high force of attraction they cannot move, and these reason that's why they are form rigid structure, and due to these rigid structure shape become indefinite or you can say fixed, and the volume is also fixed and definite। क्योंकि एक बार जो सॉलिड स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया फिर उसका स्पेस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जब तक कि आप उसको वहां से मूव ना कर दो या उसको ब्रेक ना कर दो तब तक उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो दीज आर अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में इतनी चीजें हमको समझ करके चलनी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। अब थोड़ा सा लिक्विड को इमेजिन करते हैं। तो लिक्विड में क्या खास बात होती है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्लियर है ना? सो लिक्विड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर, लेस क्लोज टू ईच अदर बिकॉज force of attraction between particles is less। क्लियर है? क्यों दूर दूर होते हैं? लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। एंड ड्यू टू दिस रीजन पार्टिकल्स कैन मूव, और इसी वजह से पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स कैन मूव। और पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से ही लिक्विड के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट नेचर होता है, दैट इज नेचर ऑफ फ्लोइंग। क्लियर है? तो लिक्विड फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होने की वजह से पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, मूव कर सकते हैं। और मूव करने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स फ्लो कर जाते हैं। इसी वजह से लिक्विड फ्लो कर जाता है। और ये फ्लो करने की वजह से ही ड्यू टू दिस फ्लोइंग नेचर शेप ऑफ लिक्विड बिकम इनडेफिनिट, मतलब शेप फिक्स नहीं रहता है। तो कैसा रहता है, लिक्विड को हम जिस कंटेनर में फिल करेंगे वो वैसा ही शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज डेफिनेट और यू कैन से फिक्स, क्योंकि स्पेस तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो सर्कुलर शेप में रहे या रेक्टेंगुलर शेप में रहे, स्पेस क्या करेगा, वो सेम ऑक्यूपाई करेगा। उसकी क्वांटिटी तो कम ज्यादा नहीं हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहां से हमने समझा लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या है, लिक्विड मैटर का वो फॉर्म है जिसमें उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब है लिक्विड के अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, फ्लो होने का नेचर होता है, और इसी फ्लो होने की नेचर की वजह से उसका शेप क्या होता है, शेप इनडेफिनिट होता है। क्लियर है? शेप चेंज हो जाता है, जिस
किसके अकॉर्डिंग, जिस कंटेनर में हम फिल करेंगे वैसा ही शेप आ जाएगा, बट वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो यहां से हमको समझ के चलना है सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस के बारे में। सो गैस क्या है, गैस भी मैटर का एक फॉर्म है और किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, देखो यहां पे, गैस इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर वेरी फॉर टू ईच अदर। इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर very far to each other, very far to each other. Why particles are very far? Because force of attraction between particles are very less, or you can say very weak, क्लियर है। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा वीक होता है, एंड ड्यू टू दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस हैज रैंडमनेस टेंडेंसी, ये इधर उधर अपने आप मूव करते रहते हैं, इसीलिए गैस सबसे जल्दी फैल जाते हैं। क्लियर है। तो गैस क्या है, गैस जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, और इस वीक नेचर की वजह से क्या होता है, उनमें रैंडमनेस का नेचर आ जाता है, एंड ड्यू टू दिस रैंडम नेचर दे कैन फ्लो और यू कैन से कैन मूव इजीली एंड फास्ट। क्लियर है। ये बहुत ही आसानी से और तेजी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और एक तरीके से बोला जाए तो मूव करने की वजह से ही इनके अंदर रैंडमनेस का नेचर होता है। क्लियर है। एंड ड्यू टू दिस इजीली मूवेबल नेचर वॉल्यूम एंड शेप both are changeable, both are not fixed, or you can say both are indefinite। इसका शेप भी फिक्स नहीं रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। शेप कैसे फिक्स नहीं होगा, अगर आप गैस को वॉल्यूम में, अगर आप एक बैलून में फिल करेंगे तो बैलून का शेप ले लेगा, अगर आप सिलेंडर में फिल करेंगे तो सिलेंडर का शेप ले लेगा। वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है, किसी प्लेस पे कितने मॉलिक्यूल है, कितने पार्टिकल्स हैं, तो गैस क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स तुरंत क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, तो वहां पर उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे, मतलब वॉल्यूम भी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर है। तो चलिए हमने क्या समझा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। एक ओवरव्यू देखते हैं शॉर्ट में। सॉलिड क्या है, जिनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहते हैं। लिक्विड क्या है, इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं। गैस क्या है, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है। इनके पार्टिकल्स क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वीक होता है। ठीक है। गैस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है। देखो यहां पे इनके पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, सॉलिड के पार्टिकल कैन नॉट मूव, बट लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, इजीली एंड फास्ट मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड, तो इस मूव ना करने की वजह से सॉलिड का नेचर कैसा होता है, रिजिड नेचर का होता है, और इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। यहां बात करें तो इनका क्या होता है, एक रैंडम नेचर होता है, कहीं भी इधर उधर इस तरह से डिस्पर्स होते रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस रिजिड नेचर की वजह से वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप भी फिक्स होगा, लेकिन फ्लो होने की नेचर की वजह से वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो इस रैंडम नेचर की वजह से इसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, फिक्स नहीं होगा। सो दीज आर अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और यू कैन से स्टेट ऑफ मैटर। अब अगला हम देखेंगे इंटरकन्वर्टिबल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है,
एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्टिबल नेचर है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर का एक गुड कॉम्बिनेशन रखें तो ये तीनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होंगे उसको हम आगे अब समझते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स मैं जब सेंड करूंगा तो वहां से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज करूं। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में ही हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, इंटर कन्वर्टिबल नेचर ऑफ मैटर। जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे, अभी देखिए हमने क्या प्रॉपर्टी देखा, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं और गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं। तीनों के इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो हमको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं कैसे होते हैं, एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं। अगर हम इसके पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर कर दें, थोड़ा सा इनके पार्टिकल्स को दूर कर दें तो क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके पार्टिकल्स को क्या किया, थोड़ा सा दूर किया तो क्या बन गया, लिक्विड। अब ये दूर कैसे होंगे, ये दूर तब होंगे जब हम इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक कर देंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने का मतलब क्या है, जब हम इसको थोड़ा सा हीट दे देंगे। हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इनके अंदर मोमेंट आ जाएगा। तो जब हम सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड को जब हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल आपने देखे हैं, जो वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग में क्या होता है, लोहे को गर्म करके पिघलाया जाता है, ठीक है। तो हीट करने से क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। वीक होने की वजह से उनका मोमेंट बढ़ जाएगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर हम लिक्विड को चाहें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं लेकिन गैस के पार्टिकल उससे भी दूर दूर होते हैं। तो अगर हम लिक्विड को अगेन क्या कर दें, लिक्विड को अगेन हम हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल हम प्रैक्टिकल घर में ही देख सकते हैं। जब वाटर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। अगर इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो अगर किसी भी तरीके से उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दी जाए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे। और गैस जब पास पास आएंगे तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड। तो पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशराइज करने का मतलब क्या है, प्रेशराइज करने का मतलब उनको कूल करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, जब हम गैस को कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जब हम लिक्विड को अगेन, लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा पास पास लाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड। तो ये कैसे कंप्रेस होगा, अगेन जब हम इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्लियर है। तो सॉलिड को हीट करने से लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करने से गैस बनेगा, और गैस को कूल करने से क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड को कूल करने से सॉलिड। वाटर को हम जब फ्रीज के अंदर रखकर कूल करते हैं तो क्या होता है, ये सॉलिड बन जाता है, आइस बनता है। क्लियर है ना। अब देखो, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, यहां समझिएगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। जो लोहा है जब वो मेल्ट होता है तभी उसका शेप चेंज होता है। आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। सॉलिड हमेशा मेल्ट होता है किसमें, लिक्विड में। क्लियर हुआ। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। क्लियर है।
याद आ रहा है, वाटर को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, और बॉईल करते हैं तो वेपर क्या होता है, इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, वाष्प बनता है, वेपर बनता है, याद है ना। ठीक, तो देखो सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को बॉईल करेंगे तो गैस बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो गैस को हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा याद करो, जब गर्मियों के दिनों में गैस क्या होती है, वाटर जब हीट होता है तो वाटर जो है वेपर बन के कहां जाता है, ऊपर आकाश में जाता है, और वहां क्या होता है, कंडेंसेट होता है। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट हैं, वो आपस में क्या होंगे, एक जगह पे कलेक्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो गैस पार्टिकल्स का पास आना मतलब लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, ये होता है कंडेंसेशन। क्लियर है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ रेन। बारिश किसकी वजह से होती है, गर्मियों के दिनों में तालाब नदी, बचपन में पढ़े हो, तालाब नदी का पानी कहाँ जाता है, आकाश में जाता है, बादल टकराते हैं तो फिर से वापस नीचे आता है, पानी गिरता है। तो ये क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। क्लियर है। अब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, आप फ्रीज के अंदर वाटर रखते हैं, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, आइस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीज। ठीक है, तो फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में फ्रीजिंग होगा। सो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, देन अगेन गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, अगर हमको सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है, ये गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, देखो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसके मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है, तो थोड़ा सा ज्यादा क्या करेंगे, हम ज्यादा हीट कर देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिड का गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन, ये होता है सब्लिमेशन। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर है। और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। सो कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या समझा, फर्स्ट हमने देखा मेल्टिंग क्या है, सेकंड हमको समझ आया बॉइलिंग क्या है, थर्ड हमने देखा कंडेंसेशन क्या है, फोर्थ हमने देखा फ्रीजिंग क्या है, फिफ्थ क्या देखा, सब्लिमेशन क्या है, और सिक्स हमने देखा डिपोजिशन क्या है। तो वन बाय वन अगर डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ solid into liquid is melting. The process of conversion of liquid into gas is boiling. The process of conversion of gas into liquid is condensation. And the process of conversion of liquid into solid is freezing. And the process of directly conversion of solid into gas is sublimation. The process of directly conversion of gas into सॉलिड इज डिपोजिशन। तो इस तरह से हम मैटर को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आप नोट नहीं करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं जब नोट्स दूंगा तो वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इरेज कर दूं मैं इसको। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगेन हम फर्स्ट दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस।
केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप से होंगे, फर्स्ट मिक्सचर, सेकंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब क्या है, जब मैटर आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने का प्रोसीजर क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इसमें यह मैटर नहीं करता कि जो भी सब्सटेंस है वो किस अमाउंट में मिक्स होते हैं, कोई भी अमाउंट में मिक्स हो तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इनके मिक्स होने के वे में हम इसको अगेन दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। So mixer again classify in two ways. First one is homogeneous and second one is heterogeneous. क्लियर है? फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होगा, जब सब्सटेंसेस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जब वाटर और शुगर को मिक्स करेंगे, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो क्या होंगे, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। सो व्हेनेवर सब्सटेंसेस mix uniformly then that type of mixture are known as homogeneous mixture। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है शुगर प्लस वाटर, फर्स्ट एग्जांपल। और आप एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो उस लिक्विड के, शुगर वाटर का लिक्विड जो बनेगा उसके किसी भी जगह से आप उसको टेस्ट कीजिए, उसमें टेस्ट यूनिफॉर्म ही लगेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि शुगर यहाँ पे दिख रहा है, सॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है, या फिर शुगर यहाँ पे दिख रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पे है। हर जगह वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंसेस अपनी ओन आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस में सब्सटेंसेस आपस में नॉन यूनिफॉर्मली वे में मिक्स होते हैं। सब्सटेंसेस मिक्स इन नॉन यूनिफॉर्मली वे। इसके एग्जांपल समझते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। तो इसके एग्जांपल हमारे पास हैं वाटर प्लस ऑयल। जब वाटर में हम ऑयल के ड्रॉपलेट मिक्स करते हैं तो ऑयल आपको अलग से फ्लोट करते हुए दिख जाएगा। मतलब वाटर और ऑयल दोनों के सरफेस में सेपरेशन रहता है और वो क्लियर हमको विजिबल रहता है। तो जब भी सब्सटेंसेस आपस में इस तरह से मिक्स हो कि उनका सेपरेशन अलग से दिख जाए, नॉन यूनिफॉर्मली वे में मिक्स हो, तो ऐसे मिक्सर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। क्लियर है? आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा कि होमोजीनियस जो मिक्सर होता है एक्चुअल में यही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बट हमको इसको भी थोड़ा स्किप करके चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पल्स में अगर हम स्टोन देखते हैं तो वो स्टोन और पल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से हम मिक्सचर को दो टाइप में डिवाइड किए, फर्स्ट होमोजीनियस, सेकंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, और हेट्रोजीनियस क्या होगा, जो नॉन यूनिफॉर्मली वे में मिक्स हो। क्लियर है? इसको मैं अलग से कवर कर देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली। अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब है जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। सब्सटेंसेस के पार्टिकल कैसे होंगे, सेम पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं राइस, तो राइस के पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे, राइस जैसे होंगे। अगर पल्स के पार्टिकल पल्स ही होंगे। वैसे ही मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे प्योर सब्सटेंस में सेम होंगे, एक ही तरह के होंगे। क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंसेस को हम अगेन टू वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे, फर्स्ट जो टाइप है वो होगा एलिमेंट, और सेकंड क्लासिफाई कर सकते हैं कंपाउंड में। सो वी हैव अगेन टू टाइप्स, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। यहां से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है, तो फोकस थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। व्हाट इज एलिमेंट? What is element? Element is a form of matter. Element is a form of matter which consists only one type of particle. Clear है? क्या बोला मैंने?
मैटर का वह फॉर्म जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल कंटेन होते हैं वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है? सो एलिमेंट इज व्हाट? एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। अब यहां पे मैटर ये करता है कि जो एक ही टाइप के पार्टिकल है उनकी क्वांटिटी हो सकता है 1 रहे या मोर देन 1 रहे। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या क्या हो सकता है हमारे पास? हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन O2, हीलियम, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट है। देखिए यहां पे ये हाइड्रोजन H, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं। ये H2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही। ये है नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन के पार्टिकल है। ये है ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, लेकिन है तो ऑक्सीजन ही। ये है हीलियम, सिर्फ और सिर्फ हीलियम। क्लियर है? तो क्वांटिटी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? सेम टाइप के पार्टिकल। क्लियर है? मतलब अगर आप डेयरी मिल्क का बंच बनाते हो तो सिर्फ डेयरी मिल्क का ही चॉकलेट होगा। वो हो सकता है 1, 2, 3, 4 जितना भी रहे, लेकिन होगा क्या? सिर्फ एक ही टाइप का। तो ऐसे मैटर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या बोला? एलिमेंट एक भी हो सकता है, एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल है एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकता है। तो इनके पार्टिकल के कॉम्बिनेशन के वे में हम इसको अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम इसको फिर से क्लासिफाई करेंगे 2 वेज में। फर्स्ट, अगर क्वांटिटी सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। क्लियर है? और अगर क्वांटिटी एक से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज एटम? यहां से एटम का डेफिनेशन बनेगा, एटम इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव आइदर ओन आइडेंटिटी और नो ओन आइडेंटिटी। क्लियर है? एटम मैटर का वह फॉर्म होता है जो इस नेचर में या तो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी करेगा। क्लियर है ना? उसको सिर्फ एक ही क्वांटिटी रखना है। अब वो एक क्वांटिटी हो सकता है कि अकेले एग्जिस्ट कर जाए या फिर हो सकता है अकेले एग्जिस्ट ना कर जाए। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सारे देखिए एक एक ही हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एटम कहलाएंगे। तो यहां से हाइड्रोजन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके रीजन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएंगे। तो H क्या है? देखिए ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये अकेले है यहां पे, तो क्या कहलाएगा? ये एटम। नाइट्रोजन भी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें तो आपको पता है कि हीलियम कौन से ग्रुप का है? नोबेल गैस ग्रुप का है, मतलब उसके जो ऑक्टेट है पहले से कंप्लीट है। तो ये जो हीलियम है ये क्या है? ये अकेले फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैंने क्या बोला था? एटम इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर आइदर हैव ओन एग्जिस्टेंस और नॉट ओन एग्जिस्टेंस, मतलब जो अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? अकेले होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? एटम। और जब ये एटम आपस में कंबाइन होते हैं, चाहे एक एटम 2 एटम कंबाइन हो, 3 एटम कंबाइन हो, तो इस एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब ये कंबाइन क्यों होते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपस में कंबाइन होते हैं तो एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? एलिमेंट। तो कैसे एटम कंबाइन होंगे? एक ही टाइप के एटम। तो इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जाम्पल होंगे। अब यही जो हाइड्रोजन H है ये स्टेबल नहीं है, तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा और क्या बन जाएगा? ये H2। तो ये H2 क्या कहलाएगा? H2 कहलाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है? ये देखिए O2, ये भी अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कंबाइन हो गया। तो यहां से ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बन गए? H2 बन गए। 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 बन गए। यहां देखिए 2 नाइट्रोजन कंबाइन होकर N2 बन गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ?
चलिए, तो हमने समझा एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल आपस में कंबाइन हो, और अगर एक पार्टिकल बस है तो क्या कहलाएगा वो एटम, और अगर पार्टिकल एक से ज्यादा है, सेम टाइप का है, तो क्या कहलाएगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या है, जब एक से ज्यादा पार्टिकल आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कहेंगे। सो कंपाउंड इज द फॉर्म ऑफ मैटर विच कंटेन्स मोर देन वन पार्टिकल्स in a fixed proportion। क्लियर है। कंपाउंड इज द फॉर्म ऑफ मैटर विच कंटेन्स मोर देन, देखिए मोर देन वन पार्टिकल्स इन फिक्स प्रोपोर्शन, जो एक से ज्यादा पार्टिकल कंटेन करे, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल कंटेन करे, क्या कहलाएगा, कंपाउंड। या बोल सकते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के एटम कंटेन करे, या एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट कंटेन करे। क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखें। इसके एग्जांपल हमारे पास है H2O, CO2, NaCl etc. These are example of compound। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि आखिर यहां पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये कंबाइन होकर क्या बने हैं, कंपाउंड बनाए हैं। मतलब ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ही है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ही कहेंगे। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लियर है। सो कंपाउंड इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बट यहां पर समझना, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेम टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, सेम टाइप के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। एलिमेंट वाले सीरीज में जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या कहलाएगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बट कंपाउंड वाले सीक्वेंस में जो मॉलिक्यूल मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक से ज्यादा टाइप मतलब हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन दो टाइप के पार्टिकल्स कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। अगर ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं होंगे तो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इस फिक्स प्रोपोर्शन को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। मैं यहां पे इसको एग्जांपल सेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O। H2O की अगर हम बात करें तो H2 किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है। रेशियो ऑक्सीजन कितना है, इसको जीरो नहीं समझना, ऑक्सीजन कितना है 1, सो 1 इंटू ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। अब बताइए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। क्लियर है। इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2:16। इसको एक परफेक्ट रेशियो में अगर हम मैच करें तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1:8। देखिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अलग से बॉक्स में पैक कर देता हूं। ये देखिए, अब समझते हैं फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। ये हमने वाटर देखा, वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम्स हैं, क्या क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही मिक्स होंगे। इनका फिक्स रेशियो क्या होगा 1:8। यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना होगा 1:8,
ऑलवेज 1:8 में ही मिक्स होंगे। अगर इनका रेशियो चेंज हुआ तो वाटर फॉर्म नहीं होगा। आपने अगर इसके रेशियो को 2:7 कर दिया या 5:8 कर दिया तो फिर वाटर नहीं बनेगा। वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:8। चाहे आप कहीं से भी वाटर लेके आए, चाहे आप रिवर का वाटर लाए, पॉन्ड का वाटर लाए, सी का वाटर लाए, कहीं से भी वाटर लेके आए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, कितना होगा? 1:8 होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ? तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे? कंपाउंड फॉर्म होंगे जब पार्टिकल्स आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मोर देन 1 पार्टिकल्स जब एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड। एक्चुअल में दिस इज अ लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो चलिए फिर हमको समझ आया अभी ये हमने क्या क्या समझा। केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या है, जिनमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स रहें। तो मिक्सर को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट होमोजेनियस, जिसमें मिक्स होने के बाद सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली नेचर शो करें। हेट्रोजीनियस क्या है? जिसमें सब्सटेंसेस नॉन यूनिफॉर्म वे में मिक्स हो, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंस को पहले 2 टाइप में कैटेगराइज किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? मैटर का वो फॉर्म जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल कंटेन करते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के पार्टिकल कंबाइन होते हैं। इसको हमने एग्जांपल देखा हाइड्रोजन H2NO। अब इसको क्वांटिटी के बेस पे अगेन हम 2 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट एटम, सेकंड क्या किया? मॉलिक्यूल। अगर क्वांटिटी सिर्फ एक है तो क्या कहलाएगा? एटम। एटम का फ्रीली एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए वो कंबाइन होंगे और जो कॉम्बिनेशन है एटम का क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल ऑलवेज स्टेबल स्टेट में मिलेंगे। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम नोन एज मॉलिक्यूल। अब यहां पर सिर्फ एक ही टाइप के एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म किए हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? मैटर का वो फॉर्म जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। कंपाउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कंटेन्स मोर देन 1 पार्टिकल्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के पार्टिकल कंबाइन है, और कैसे? फिक्स प्रोपोर्शन में 1:8 में कंबाइन है। आप चाहें तो CO2 का भी रेशियो निकाल सकते हैं, NaCl का भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ही है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल कंटेन करता है, ये कहलाएगा हाइड्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में मैटर के बारे में समझा, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। तो चलिए आज इसे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।